मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था? अच्छा, निवारक नजरबंदी। उसमें 2-3 पॉइंट आगे आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ कि निवारक नजरबंदी की किस तरीके के चैलेंज है और क्या समस्याएं हैं, उसको आपको हम बता दें। उसके बाद आपको हम याद दिला दें कि किस तरीके से जो फैक्ट है कुछ के निवारक नजरबंदी कानून बने, कैसे कैसे खत्म हुए, क्योंकि कई बार हम इतिहास का प्रयोग अपने सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। जैसे कि निवारक नजरबंदी कई ऐसे कानून बने जो समय के साथ समाप्त हो गए। 1971 में मीसा बना, समाप्त हो गया। 1985 में टाडा बना, समाप्त हो गया। 2002 में पोटा बना, समाप्त हो गया। तो आप ये जान सकते हैं कोई भी कानून इस तरीके से समाप्त नहीं होता कि आज बना हो कल समाप्त हो जाए। इस तरीके से इसका मतलब है कि या तो इसके मिसयूज हैं या तो बहुत ज्यादा ये मानव अधिकार का हनन कर रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिकमेंडेशन है कि ऐसे कानून डेमोक्रेसी में नहीं होने चाहिए, इनको समाप्त किया जाए। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात देखें कि आर्टिकल 22 की बात देखें, अब मीसा का मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ। और समय के संयोग की बात देखें तो मीसा तब बना जब 71, उसके बाद फिर बड़ी सारी आपातकाल आ गया। 71 में भारत पाकिस्तान के बीच वॉर था, तो मामला समझ में आता है। उसके बाद उसका आपातकाल में बड़ा मिसयूज हुआ। 85 में टाडा तब बना जब पंजाब में अचानक उग्रवाद की समस्या आ गई, यानी पंजाब में उग्रवाद अलगाववाद की समस्या आ गई, उसे टाडा बनाना पड़ा। इसी टाडा में संजय दत्त हिरासत में आए थे, तो बड़ा इसमें फिर बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आई थी। यानी संजय दत्त तो हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे, जिनको टाडा में हिरासत में लिया गया वो कोई आतंकवादी नहीं थे। अब संजय दत्त बड़ी हस्ती थी, इसलिए उनका नाम बड़ा हाई प्रोफाइल रूप में आ गया। बाकी तमाम लोगों के नाम कभी आए ही नहीं। जो आम आदमी था जो जेल के पीछे पिस गया, क्योंकि इन सारे कानून के पीछे ये मामला नहीं है। जैसे कल निवारक नजरबंदी का मतलब है कि बिना अपराध के आपको हिरासत में ले लेना, बिना FIR, बिना वकील। इसका मतलब क्या है? किसी ने अपराध नहीं किया फिर भी उसको हिरासत में ले लेना, क्यों? अच्छा, अपराध की बात नहीं, बल्कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरा हो सकता है, ऐसा अनुमान है। इतनी समस्या इसमें नहीं है। समस्या इसमें यह है कि पूरा जो हमारा लीगल प्रोसेस चलता है, इसमें फेयर ट्रायल भी नहीं मिलता। इसमें फेयर ट्रायल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अच्छा, एक इसी बात को लिख लीजिए, इसकी समस्या क्या है इसमें। आर्टिकल 22 का पार्ट हमने कहा फेयर ट्रायल करिए। तो फेयर ट्रायल का मतलब क्या है? हमें अपने वकील करने का अधिकार होना चाहिए और हमें अपने पक्ष न्यायपालिका में रखने का अधिकार होना चाहिए। और जो एविडेंस होगा वो पुलिस का नहीं होगा, वो एविडेंस किसका होगा? हमारा होगा। तो फेयर ट्रायल होना चाहिए। तो फेयर ट्रायल का मतलब क्या है, इसी बात को लिख लीजिए। आप हेडिंग चेंज कर सकते हैं, मानवाधिकार, मानवाधिकार और निवारक नजरबंदी, ह्यूमन राइट्स और निवारक नजरबंदी। मानवाधिकार और निवारक नजरबंदी। तो पहला पॉइंट, निवारक नजरबंदी की विधियां अत्यधिक कठोर है। निवारक नजरबंदी की विधियां अत्यधिक कठोर है क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए
सबूत को भी क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत को भी स्वीकार कर लिया जाता है। पुलिस अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत को भी स्वीकार कर लिया जाता है। बशर्ते बस ये है कि एसीपी रैंक का कोई ऑफिसर हो। कोटा में, टाडा में ये प्रावधान था कि पुलिस ने भी कोई बात कह दी, कोर्ट से एविडेंस मान लेगी। सामान्य किसी भी विधि में पुलिस के एविडेंस नहीं माने जाते। यानी पुलिस कोई बात कहे, यानी इसका मतलब है पुलिस के सामने कही गई कोई बात न्यायपालिका के सामने सबूत नहीं मानी जाती। थाने में किसी अभियुक्त को पकड़ा गया और थाने में अभियुक्त ने कह दिया कि हमने ऐसा ऐसा अपराध किया, न्यायालय के सामने इस बात का महत्व शून्य है, न्यायालय इसको स्वीकार नहीं करेगा। अभियुक्त जो न्यायाधीश के सामने कहेगा वही एविडेंस है, उसी बात को माना जाएगा, लेकिन इन विधियों मान लिया जाता है। पुलिस के सामने दिए गए बयान को भी एविडेंस के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। इसका मतलब व्यक्ति के अधिकार अपने आप सीमित हो गए। अब पुलिस कैसा बयान ले लेती है वो बहुत से लोग जानते हैं। पुलिस के बयान लेने का तरीका है, भाई जब डंडा चलेगा तो प्राण ज्यादा जरूरी है कि बयान जरूरी है? जैसे प्राण पे संकट आता है, पता नहीं क्या क्या आदमी बोल देता है, इसलिए बड़ा खतरनाक माना जाता है ये, क्योंकि इसमें पूरा प्रोसीजर ही इसका मतलब है। इसका क्या मतलब आगे देख लीजिए। इसलिए निवारक नजरबंदी की विधियों में फेयर ट्रायल भी उपलब्ध नहीं हो पाता। निवारक नजरबंदी की विधियों में फेयर ट्रायल भी उपलब्ध नहीं हो पाता। फेयर ट्रायल भी उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने जोगिंदर सिंह वादे में यह कहा था, उच्चतम न्यायालय ने जोगिंदर सिंह वादे में कहा था कि टाडा में उल्लिखित प्रक्रिया, जोगिंदर सिंह वादे में कहा था कि टाडा में उल्लिखित प्रक्रिया मानवाधिकारों के विरुद्ध है। टाडा में उल्लिखित प्रक्रिया मानवाधिकारों के विरुद्ध है। अच्छा, आप कहेंगे मानवाधिकार क्या है? ये तो हम पॉलिटिकल थ्योरी में बाकायदा पढ़ते हैं, लेकिन मानवाधिकार का मतलब है नागरिक अधिकार नहीं। हमारे सारे फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट है, लेकिन सारे ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। मानवाधिकार मूलतः नैतिक अधिकार हैं, यानी अधिकार नागरिक को नहीं पूरे मानव को मिलता है। तो इसका मतलब है कि कोई यूक्रेन का व्यक्ति भारत में आ गया, मानव है, भले ही नागरिक नहीं है, तो उसके अधिकार मिलने चाहिए। मानवाधिकार नैतिक अधिकार कहलाता है, और जिस दिन मानवाधिकार को लिख लिया गया किसी लॉ में, तो वह तो फंडामेंटल राइट हो जाएगा या लीगल राइट हो जाएगा, फिर वो ह्यूमन राइट नहीं रहेगा। इसलिए कई बार होता क्या है, ह्यूमन राइट जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो लॉ में आता चला जाता है, और जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, जैसे आज के दिन में ह्यूमन राइट्स क्या है, समलैंगिक अधिकार ह्यूमन राइट्स है, हो सकता है कि हमारे स्टेच्यू में ना हो। एक जमाना था जो लोग कहते थे कि मानव महिला के अधिकार ह्यूमन राइट्स की श्रेणी में आते हैं, महिला सेक्सुअल हरेसमेंट न किया जाए। अब आज के डेट में इसका लॉ का पार्ट है, तो लीगल राइट बन गया। इसका सीधा मतलब है कि मानवाधिकार नैतिक अधिकार है जो मानव मात्र को मिलते हैं, इसका संबंध नागरिक के साथ नहीं होता। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जोगिंदर सिंह वाद में नहीं, ये प्रक्रियाएं बड़ी कठोर हैं। और हमारे यहाँ तो टाडा तो छोड़िए, पोटा में क्या हुआ। और दूसरी बात, जितने कानून हैं, जितने निवारक नजरबंदी कानून हैं, वो राज्य भी बनाता है, संघ भी बनाता है। मैं केवल संसदीय कानूनों की बात कर रहा हूँ। राज्यों ने अपने अलग अलग कानून बना रखे हैं, क्योंकि हमारे संघीय ढांचे में निवारक नजरबंदी का प्रावधान समवर्ती सूची में लिखा गया है।
समवर्ती सूची का मतलब है जहां संघ राज्य दोनों को विधि बनाने की समान शक्ति है। ये समवर्ती सूची में लिखा गया है, इसका मतलब दोनों विधि बना सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ ने एक ऐसा निवारक निर्बंधी कानून बनाया जिसमें डॉक्टर विनायक सेन को हिरासत में ले लिया था। डॉक्टर विनायक सेन और उनकी वाइफ प्रोफेसर इलिना सेन वर्धा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। डॉक्टर विनायक सेन क्या करते थे, आज जनजातीय समुदाय के लोगों को मेडिकल हेल्प देते थे फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। उनको कहा गया कि नहीं, आप माओवादियों के समर्थक हैं। कुछ उनके पत्र माओवादियों के साथ मिले, इसलिए कहते अर्बन नक्सलिज्म जो का विचार आया वहीं से आया कि नहीं, जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, प्रोफेसर हैं, ये माओवाद को बहुत आगे बढ़ावा देते हैं। तो उनको पकड़ा गया और निवारक निर्बंधी कानून में जेल में रख दिया गया। अब उसमें तमाम हमारे यहाँ तमाम मानवाधिकार संगठन है, दुनिया के मानवाधिकार संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये सब चीजें पीटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पीटी में एक ही चीज स्पेसिफिकली लिखा गया है, अधिकार संबंधी मुद्दे। आपके सिलेबस में ये लिखा है संविधान, राज्य व्यवस्था, शासन, इसके बाद लिखा है अधिकार संबंधी मुद्दे। स्पेसिफिक रूप में दो ही टॉपिक आपके पीटी में है, पंचायती राज और अधिकार संबंधी मुद्दे, बाकी कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा कहते संविधान में सब कुछ आ जाएगा, संविधान में सब कुछ आ ही सकता है। अधिकार संबंधी मुद्दे में केवल फंडामेंटल राइट की बात नहीं की गई है, मानवाधिकार का मुद्दा भी आएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, हमारे पीयूसीएल, पीयूडीआर, ये एनजीओ हैं जो ह्यूमन राइट्स के संरक्षण के लिए काम करते हैं। तो पीयूसीएल ने याचिका दायर कर दी उच्चतम न्यायालय में। पीयूसीएल ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, इसका निर्माण जयप्रकाश नारायण ने किया था 75 में, आज भी काम करता है। ये मानवाधिकार के संगठन क्या है, एनजीओ है। तो लगातार कस्टोडियल डेथ को प्रकाशित करते हैं, पुलिस की प्रताड़ना को आगे बढ़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि जब उच्चतम न्यायालय था ही मानवाधिकार की रक्षा के लिए, तो फिर मानवाधिकार आयोग क्यों बन गया? क्योंकि उत्तर उसका बहुत सीधा है, उच्चतम न्यायालय में जाने की कॉस्ट आप समझते हैं, प्रक्रिया लंबी है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो हर आदमी उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता, इसीलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की श्रेणी में दो चीज जांच में नहीं आती। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार बन गया 1993 में, पार्लियामेंट्री एक्ट आया, राष्ट्रीय मानवाधिकार बना क्योंकि हमने भी तमाम मानवाधिकार के संधियों पर दुनिया में हस्ताक्षर कर रखे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी है। मानवाधिकार आयोग तो हमने बना दिया, लेकिन आज भी अर्धसैनिक बल और सैन्य बल राष्ट्रीय मानवाधिकार के जांच के दायरे में नहीं आते। इसका मतलब है कि आर्म फोर्सेस राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायरे में नहीं है। इसका मतलब है कि जो बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, इनकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार नहीं कर सकता। इसका मतलब क्लैरिफाई कर दें। अब ये देखिए, यहाँ आपके देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि कई बच्चे ऐसे केस पूछते हैं जो मुझे, जैसे कल किसी ने लास्ट में पूछा था, मैं आपकी हैंडराइटिंग की पहचानता हूँ। कई लोग तो इतना सवाल पूछते हैं, मैं उनकी हैंडराइटिंग पहचान गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि किसी हाई कोर्ट का डिसीजन दिया कि पता नहीं कौन से सोनीवाद में, उन्होंने तो संथारा को लीगल बना दिया। अरे मेरे बच्चे, हाई कोर्ट का डिसीजन हमेशा सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग होता है। हाई कोर्ट के डिसीजन की वैल्यू क्या है जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दे। ऐसे ऐसे डिसीजन को लेके भागना, बिला वजह बोझ बना के दौड़ना है, इतना इतना डिसीजन हमें कलेक्ट नहीं करना है। जो लैंडमार्क है वही, आपको पढ़ने कितनी इतनी चीजें हैं, कभी आपको मन हो तो एमनेस्टी इंटरनेशनल देखो, अगर आपको आईएएस का पीटी क्वालिफाई करना है तो ये बातें, ह्यूमन राइट्स कमीशन देखो, ओबीसी कमीशन, ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो रोज रोज न्यूज में चलती रहती है। तो जब ह्यूमन राइट्स कमीशन बना तब दोनों को इसके क्षेत्र अधिकार के बाहर रख दिया गया। लेकिन आपको हम याद दिला दें कि जब ह्यूमन राइट्स कमीशन, मान लीजिए कहीं कस्टोडियल डेथ हो जाए, मान कहीं फेक इनकाउंटर हो गया, अगर पुलिस के खिलाफ ये चार्ज है और इनकाउंटर 99% कंडीशन फेक ही होता है। अब देखिए, पुलिस की अपनी समस्या है। हमारे यहाँ पुलिस का एक अलग ब्रांच होता है, क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच का मतलब ये ऐसे लोगों को किनारे कर दिया जाए जो ट्रायल और कोर्ट की प्रक्रिया से बच रहे हैं। अगर कोई हमारे किसी को दंडित करना इतना कठिन है, 5 साल ट्रायल होता रहेगा, तो लोग 5 साल उसको जेल में बैठा कर खाना खिलाओ। आपको पता है कि 20 मर्डर उसने कर रखा है, कुछ कर नहीं सकते। आपको ये भी पता है कि उसने पुलिस को ही मार दिया है। अगर सोच के देखिए, कहने को पुलिस किसी को जी पलटा के मार दे, ये तो स्टेट टेरर है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अब क्या किसी की इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो स्टेट पे हमला कर दे? संप्रभुता पर हमला करने वाले को छोड़ दिया जाए। और इसीलिए कल शहरों में बड़ी शांति से बैठे हैं। ऐसे हार्डकोर हमारे क्रिमिनल है जिनको आप न्यायपालिका के प्रोसेस में ले नहीं आ सकते,
तो सीधा उससे क्राइम ब्रांच है, पकड़ेगा, उठाएगा। यही सब भविष्य में करना होगा। मतलब क्या है ये देख, अरे यही, अब इसको कही सारी तो बहुत अनैतिक है। अरे भाई समाज के लिए प्रॉब्लम कर रहा है तो अपने अपने फिर इसी में विवाद बढ़ जाता है। इसीलिए अगर कहीं पे फेक इनकाउंटर हो गया तो एनएचआरसी सीधा जाकर ऑन द स्पॉट उसकी जांच करेगा। और एनएचआरसी का चेयरपर्सन रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है उच्चतम न्यायालय का, उसके बाद उसमें जज होते हैं और बाकी मेंबर होते हैं। ये मेंबर या उसमें एनएचआरसी में खुद एक आईपीएस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रूप में काम करता है, उसमें भी एक आईपीएस होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है सारे मामलों को। तो एनएचआरसी बाकायदा किसी पुलिस अधिकारी को दंडित कर देगी, ये एनएचआरसी का मामला है। लेकिन सेना के खिलाफ कोई मामला है तो एनएचआरसी कोई टीम उसका जांच नहीं करेगी। एनएचआरसी क्या करेगी, सेना के अधिकारी को लिखेगी आप इसके बारे में रिपोर्ट दीजिए, और सेना का अधिकारी क्या रिपोर्ट देगा, फेवरेबल रिपोर्ट दे देगा। भाई एक अधिकारी अपने मातहत को दंडित नहीं करता, ये रूल है ब्यूरोक्रेसी का। इसलिए कहा भी जाता है कि एनएचआरसी ने कहा कि ये सब काले कानून हटाइए। अब यही सवाल है, मानवाधिकार को देखें या राष्ट्रीय एकता अखंडता। तो सवाल है संविधान, यही तो सारी बहस हुई थी। तो अब लोगों ने कह दिया उपनिवेशवादी संविधान है, आर्टिकल 22 रखने की क्या जरूरत है, ये आजाद संविधान कैसा है, ये तो मानवाधिकार के खिलाफ है, उपनिवेशवादी है। और संभव है कि इससे राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, करेगा भी। लेकिन अब सवाल है, दो बुराई में चयन करना हो तो कम बुराई चयन करें, क्योंकि परफेक्ट दुनिया तो कहीं मिल नहीं रही है। व्यवहारिक समस्या यही है, कई बार हम सोचते हैं परफेक्ट दुनिया मिल जाए, वो मिल नहीं रही है। तो दो बुराइयां हैं, उसमें से कम बुराई कौन चयन करे। और सच मानिए, हम तो चाहते हैं पुलिस स्टेशन ही न रहे, गांधी बाबा यही चाहते थे, राम राज्य। राम राज्य में क्या होगा, प्लेटो ने कहा, हमारे यहाँ फिलोसफर पढ़ना प्लेटो, उन्होंने कहा राज्य ही हटा दो, न पुलिस रहेगी न सेना रहेगी। बन पाया, बात यही दुनिया की समस्या है। तो लिख लीजिए आप आगे, अगला लिख लीजिए, क्या लिखा आपने। मानव मानवाधिकारों के विरुद्ध है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा, अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा भी अच्छा, कुछ लोग बहुत परेशान आत्मा है, उनमें मतलब जवानी में इतना अधीर होना मैंने पहली बार देखा। अब देखिए, अब क्या आपसे अनुरोध है कि आप एक बार प्रश्न का पूरा उत्तर स्वयं लिखवा दें, जिससे हमें थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग का आइडिया हो जाए। आंसर को कैसे स्टार्ट करें समझा दो। अभी तक आपने एक बार भी किसी प्रश्न के उत्तर की फ्रेमिंग नहीं कराई, पूछले सब। अरे मेरे बच्चों, होल्ले होल्ले, ध्यान रखो। आप मुझे बताने का प्रयास, यही गड़बड़ी है, आप मुझे बता रहे हो मुझे क्या करना है। आपको क्या, मुझे सुनो विकबे, सुन लो यार, रोज बताओ मत ये करवा दो, रोज अंगुली की जा रही, ये करवा दो, वो करवा दो, वो करवा दो। आपको मैं बता दूं, अब मैंने उनको बुलाया भी, अरे मेरे बच्चों एक बार सुन लो, आइडिया रिलेटेड होते हैं। अब आपने क्या सोचा होगा, अब आप जैसे यार न्यायिक पुनरावलोकन 2 लाइन लिखवा छोड़ दिया, अरे न्यायपालिका अलग है। आपको बस ये आइडिया हो जाना चाहिए कि इसका संबंध न्यायालय से जुड़ता है, जब वहां आएंगे फिर इसको हम जोड़ेंगे। इसलिए अभी तो हम ईंट पत्थर बैठा रहे हैं, आप कह रहे हो पूरा घर बना के दे दो। इंगेजमेंट हुई नहीं, आप कह रहे बच्चे पैदा हुए कि नहीं बच्चा पैदा हुआ, बताओ मैं कैसे बता दें मेरे बच्चों। ये बावरापन है मेरे बच्चों का, धैर्य रखो। एक जमाने में धैर्य नहीं रख रहे, कितने बच्चे हैं मैं देखा, कितने बच्चे शांति से। और एक बात आप बहुत हैरान मत, ये बात आप कहीं बुरा मत मानिएगा, मैं हर क्लास में बताता हूँ। और कल कल मुझसे 2 लोग मिलने आए, मतलब मैं हैरान हो गया, कोई व्यक्ति जिसकी 29th रैंक है वो मुझसे मिलने आए। तो उसने, हमने कहा अभी यूपीपीएससी का रिजल्ट था, तो हमने कहा कैसे पढ़ा, उनका सर यूट्यूब का जितना वीडियो आपका लीक हुआ सब उसे पढ़ लिया, और मैं केवल आपको ये कहने आया हूँ। और उसके साथ
वो मेरे किसी ऑप्शनल के स्टूडेंट का दोस्त है, 29th रैंक है जिसकी। तो उसने कहा कि मैं आपको बस ये धन्यवाद देने आया हूँ कि आपके वजह से, मैं कहूँ कि एक बार मैं चल के आपकी कृतज्ञता व्यक्त कर दूं कि आपसे मैं सीधा नहीं पढ़ पाया, लेकिन इतना मैंने आपका फायदा लिया। तो कोई बात नहीं है, तुमने बस ये बता दिया, इतना बहुत है। एक व्यक्ति, एक लड़का है जिसका डिप्टी एसपी है, उसमें सारा वो आया था लास्ट में, नोट्स सारा मैंने उपलब्ध करा दिया था। वो मैं 2 लोग उसमें से स्पेशली मिलने आए। शायद इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, भाई जो सफल हो तो आपको आना चाहिए एक बार कृतज्ञता देने। बाकी टीचर आपसे कुछ लेता थोड़े है। अब बताओ, ऐसे ऐसे बच्चे सफल हो जा रहे हैं, और ये भी आपको याद दिला दें, आज तक जितने बच्चे सेलेक्ट हुए उन्होंने कभी एक सवाल नहीं पूछा। ये पता नहीं संयोग की बात हो सकती है या पता नहीं क्या हो सकती है, आज तक जितने बच्चे क्लासरूम से सिलेक्ट हैं उनका कभी सवाल नहीं पूछा। इसलिए अब देखो, मेरे अनुभव का फायदा उठा लो, अंगुली करोगे तो भविष्य भी जाएगा। इतना प्यारा भविष्य यार, जमाने में क्यों ये सब काम कर रहे हो? क्या- इतना ही सारा पर्याप्त है। देखो, अपने बच्चों को ये कठोर बात बोलने की आदत नहीं होती। मैं आपको खराब बात बोलूंगा, मुझे खुद ही खराब लगता है, लेकिन सीख लो। अगर आप ऐसे करोगे भटकती आत्मा बन जाओगे, और फिर भटकाने वाले तो दुनिया में बैठे हुए हैं। इत्मीनान से बैठ जाओ, पढ़ लो, एक बार वेट करो। इस बात पे मत सोचो मैं क्या नहीं बता रहा हूँ, ये सोचो मैं क्या बता रहा हूँ। आपका ध्यान कहाँ है? एक बार देख लो, हल्ले हल्ले चलो, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। एक टॉपिक खत्म होने दो। इसे मैं कह रहा हूँ, देखिए भाई, आपका भविष्य तो आपके हाथ में है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्या मैं बताऊँ, नकारात्मक बातें सुबह सुबह नहीं करनी चाहिए। मतलब दिल्ली में आते हैं, हमारी क्लास में नहीं आते हैं, दिल्ली में आते हैं युवा बच्चे, अपना करियर स्पॉइल करके चले जाते हैं। दुर्भाग्य की बात है ये। इसलिए आप उस रास्ते पे मत जाओ, मैं यही कहूंगा। बाकी तो फिर, बाकी आप ये मत बताओ मुझे क्या करना है, मुझे एकदम याद है क्या करना है, मुझे एकदम याद है। एकदम थोड़ा धैर्य रखो, आपको तो एक ही करना है, धैर्य रखना है। किसी ने कहा, और ये बात मतलब ऐसे नहीं कर रहा हूँ। आज भी देखिए, मसूरी में मोइन है, विकास है इंदौर में, मतलब जिनका नाम मैं बताता हूँ उससे आगे पूछ लेना कि जो मैं कह रहा हूँ। मतलब मोइन मैं क्लास में कभी समझ ही नहीं पाया कहाँ बैठता है वो। तो मैं जब सिलेक्शन हुआ तब मुझे लगा, रिकॉल धीरे धीरे होने लगा, तो मतलब लिटरली मैं भूल गया चेहरा उसका। तो सर एकदम खोपचे में बैठता था मैं। कभी कोई सवाल, ये एक बात नहीं, मैं आपको सही, जितने भी नीतू नीतू जब सिलेक्शन हुआ तो लोगों ने कहा, अरे ये कहाँ बैठती थी? मैं कहा, सर ये तो कभी सवाल पूछती नहीं थी कभी, आके पीछे बैठना, काम से बात करके निकल जाना। इसलिए ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ज्यादा दिमाग चलने वाले लोग यहाँ डूब जाते हैं। ब्लाइंड फेथ करो मेरे बच्चे, जैसे मोहब्बत में होता है। मोहब्बत में हम डूब जाते हैं, सवाल नहीं करते, और इसलिए जीवन सफल हो जाता है। किससे? पढ़ाई से मोहब्बत करो। लो, अफ्रीका पढ़ा के मामले हैं। इसे आप याद रखो। इसलिए मतलब अब मैं और भी सख्त बात आपको बोल दूं, आप इतने समझदार नहीं हो कि मुझे बता सको मुझे क्या करना है। इसलिए अच्छे से पढ़ लो, अन्यथा आपका भविष्य आपके हाथ में है। फिर ऐसे भटकती आत्मा बन जाओगे, मुझे भी खराब लगेगा। सच मानो, अगर मेरे क्लास में कोई बच्चा आया, उसका कुछ नहीं हो पाया, और मैं कई एग्जाम्पल ऐसे बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है, ऐसे बावरे पर कई एग्जाम्पल है। और क्या करूं, मुझे भी खराब लगता है कि मेरे यहाँ कोई पढ़े और सफल ना हो पाए, तो टीचर के लिए प्रॉब्लम है ना। इसे तो भटकी है मत, और बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए यार आप लोग, नहीं तो फिर नुकसान आपको होगा, और मुझे भी खराबी लगेगी मेरे यहाँ कोई बच्चा आया। फिर किसी ने कहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, आगे बताते हैं। देखिए यही बाबू, ये दोबारा, ये दूसरा है। देवदासी प्रथा क्या है, जो नहीं बताया। किसी ने का क्लास नहीं समझ में आ रही है, तो आपसे क्षमा प्रार्थी है। जो क्लास नहीं समझ में आ रही है क्लास से जा सकता है, इसके अलावा मेरे पास समझाने का और कोई विकल्प नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको मैं यहाँ देखो सेटिस्फाई आपको करने नहीं आया हूँ। आपको क्लास समझ में नहीं आ रही तो आप सीधे आप जा सकते हैं, आपकी फीस सीधे वापस हो जाएगी, ये मेरा आपको आश्वासन है। ये सीधा, बाकी मैं आपको यहाँ समझाने नहीं बैठा हूँ भाई, इतने साल से बैठा हूँ। जिस क्लास आपको समझ में आए आप सीधे जाइए, वहाँ क्लास कर लीजिए। अब अंतिम बात यही है, मेरा क्लास आपको समझाना क्लास नहीं है, पढ़ाना क्लास है। अब आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ये बिल्कुल आवागमन का अधिकार। इधर कुंडी बंद नहीं है, सीधा बाहर जाओ राजा।
सीधी सी बात है। अब बाजार बना लियो, सेटिस्फाई मैं करूंगा, समझाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। मैं बता दिया, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो रास्ता ये सीधा है। बड़े बड़े छोड़ दो, ये मैं इसलिए तो दसियों दिन समय सब सारे सवाल देख रहा हूं, तो भाई सीधे यही तुम्हारा जवाब हो सकता है। अब मैं क्या कहूँ रोज सुबह सुबह, इसका मतलब फिर आप गलत रास्ते पे हैं, गलत रास्ते पे हैं तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब लिख लो थोड़ा, लिख लो थोड़ा सा, क्या लिखा आपने, क्या लिखा? हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा भी ऐसी विधियों को, लिख लो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा भी ऐसी विधियों को समाप्त करने की अनुशंसा की गई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के द्वारा भी ऐसी विधियों को समाप्त करने की अनुशंसा की गई। समाप्त करने की अनुशंसा की गई। अगला पॉइंट, आलोचक, आलोचक अनुच्छेद 22 को, आलोचक अनुच्छेद 22 को मानवाधिकारों के विरुद्ध मानते हैं और इससे भी बढ़कर मानवाधिकारों के विरुद्ध मानते हैं, उससे बढ़कर इससे भी बढ़कर उपनिवेशवादी संविधान का दस्तावेज मानते हैं, इससे बढ़कर उपनिवेशवादी संविधान का दस्तावेज मानते हैं। इससे बढ़कर उपनिवेशवादी संविधान का दस्तावेज मानते हैं। अब देखिए कैसे है, अब कुछ आपको फैक्ट बता दें, फिर आपको कुछ बेसिक याद दिला दें। अब पोटा में एक लाइन और लिख लीजिए। अब देखिए पोटा कब बना, अब कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें कैसे, कॉन्टेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई कानून बन रहा है तो यहाँ पे क्या था, भारत पाकिस्तान के बीच वार, यह मामला था भारत पाकिस्तान युद्ध। यह क्या था, पंजाब में, यानी जब तक कॉन्टेक्स्ट आप नहीं लिखेंगे तब तक केवल फैक्ट हो जाएगा, बात बनेगी नहीं, इसलिए आप कॉन्टेक्स्ट आप जरूर लिखिए। और फिर तीसरा था दिसंबर 2001 के बाद संसद पर आतंकवादी हमला। ये तीसरा था हमारे यहाँ दिसंबर 2001 में, सितंबर 2001 में अमेरिका पर हमला हुआ और दिसंबर 2001 में हमारे यहाँ संसद पर आक्रमण हुआ, संसद पर आक्रमण हुआ। खास देखें कॉन्टेक्स्ट में चीजें बनी लेकिन फिर भी बड़ा इसका मिसयूज हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट में चीजें बनी, इसका बड़ा मिसयूज हो गया। अब इसीलिए पोटा को बंद किया गया। पोटा में कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ इतना कठोर कानून है, और पोटा में तो किसी व्यक्ति को अगर बंद कर लिया जाए 6 महीने तक तो जमानत ही नहीं है। आप कहेंगे 6 महीने का मतलब है क्या है, तो आप देखिए फिर थोड़ा आपको हम कॉन्टेक्स्ट आपको बता दें, फिर आप कॉन्टेक्स्ट बता दें, क्योंकि आर्टिकल 22 में अगर पूरी बात बता दें, आर्टिकल 22 का क्लॉज 3 एक्सेप्शन बनाता है कि निवारक नजरबंदी में व्यक्तियों को और किस तरीके से जो विदेशी शत्रु हैं उनके लागू नहीं होगा। लेकिन आर्टिकल 22 के क्लॉज 4 से लेकर क्लॉज 7 तक ऐसे लोगों के अधिकार हैं जो निवारक नजरबंदी में बंद है। इसलिए आप देखेंगे क्लॉज 4 से लेकर 7 तक ऐसे लोगों के अधिकारों की बात की गई जो निवारक नजरबंदी बंद है। इसलिए एक तरफ हमारे यहाँ निवारक नजरबंदी की बात भी हो रही है, दूसरी तरफ आर्टिकल 22 में संविधान में उनके अधिकारों की बात भी हो रही है। इसीलिए हमारे यहाँ निवारक नजरबंदी का प्रावधान भाग 3 में रखा गया। इसका मतलब उनको डिफेंस भी दे रहे हैं और उनको पकड़ भी रहे हैं, है बड़ी विरोधाभासी बात। कैसे, अब देखिए आर्टिकल 14 क्लॉज लिखा गया, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ। 3 महीने से ज्यादा तक उनको हिरासत में नहीं रखा जाएगा, ये पहला प्रोटेक्शन है।
इसका मतलब है हमारे यहाँ जितने भी नजरबंदी की जाती है, अगर संविधान की बात करें, 3 महीने से ज्यादा किसी को नहीं रखा जाएगा। लेकिन अभी हमने कह दिया पोटा में कितने महीने के लिए रखा गया था? 6 महीने के लिए। एक तरफ हम कह रहे 3 महीना, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? 6 महीना। अब सवाल है दोनों बातों में विरोधाभास हो रहा है, इसलिए दूसरी बात फिर लिखी गई। इसका मतलब है निवारक नजरबंदी में बंद व्यक्तियों के भी अधिकार है, क्योंकि दूसरी बात कैसे लिखी गई? अब लास्ट में आप देखिए, लास्ट में अब आर्टिकल 22 क्लॉज 7 देखिए। आर्टिकल 22 में जितनी बातें हैं सब आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, विरोधाभासी हैं। और जहां विरोधाभासी होगा वहां राज्य की शक्ति बढ़ेगी। जहां भी आप देखेंगे आजादी को सीमित किया जाएगा वहां राज्य की शक्ति बढ़ेगी। राज्य की शक्ति बढ़ेगी कैसे? एक तरफ आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में लिखा गया कि निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 3 महीने। दूसरी तरफ इसी बात को काटा गया है, इसी बात कॉन्ट्रडिक्शन दिया गया है। और कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? संसद विधि का निर्माण कर सकती है। किस बात के लिए? ऐसी परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियों के अधीन और किसी वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त करने के बिना निरुद्ध किया जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में क्या लिखा गया? किसी व्यक्ति को कितने दिन तक निवारक नजरबंदी में रखा जाएगा? 3 महीने। लेकिन अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है तो हमारे यहाँ फिर कहा गया एक सलाहकारी बोर्ड होगी। सलाहकारी बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सलाहकारी बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा? उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होगा। नहीं, सलाह भाई न्यायाधीश होगा, इसका मतलब है कि भाई लॉ जानता है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं होगा, नेता नहीं होगा। उच्च न्यायालय का कौन सा होगा? न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की परमिशन के बाद किसी को 3 महीने से ज्यादा बंद किया जाएगा। इसका मतलब है हमारे यहाँ नजरबंदी 3 प्रकार की है। पहला 3 महीने तक, 3 महीने तक किसी को नजरबंद करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 3 महीने तक हमें जिसको भी चाहूं उसको जेल के पीछे रख सकता हूं। 3 महीने से ज्यादा नजरबंद करने के लिए किसकी आवश्यकता है? 3 महीने से ज्यादा नजरबंद करने के लिए आवश्यकता सलाहकारी बोर्ड की है, जिसका चेयरपर्सन उस राज्य के उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश या कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो वो रखेगा। लेकिन आर्टिकल 7 क्या कहता है? क्लॉज 7 क्या कहता है? अगर संसद को ऐसी विधि बना दे तो 3 महीने से ज्यादा किसी को बंदी बनाया जा सकता है बिना सलाहकारी बोर्ड की परमिशन के। अब आर्टिकल एग्जैक्टली पढ़ना कैसे प्रॉब्लमेटिक क्या है, उसका अक्ष है उसका, तो आपको एक बार उलझाव लगता होगा। बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आर्टिकल क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 22 में क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा बंदी नहीं बनाया जाएगा। फिर आप देखेंगे इस बात को काट रहा है कि सलाहकार बोर्ड की राय के बिना ये बंदी बनाया जा सकता है। और फिर इसमें किसी वर्ग मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को निवारक निरुद्ध करने वाले अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा, इसका भी निर्धारण बाकायदा न्यायालय करेगा। किसी वक्त कितनी सीमा तक निर्धारित किया जाए इसका भी न्यायालय करेगा, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन अब नहीं उठाएंगे। और फिर इसके अधीन जांच की जाने वाली सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी? इसका मतलब है अगर मान लीजिए कभी इसके लिए सलाहकार बोर्ड सरकार करना चाहे तो कर देगी, प्रक्रिया वही तय करेगी। ये सरकार की मर्जी पर है। इसे पोटा में अधिकतम कितना बंदी थी? 6 महीने। जो व्यक्ति जेल में गया 6 महीने तक न कोई वकील, न कोई न्यायाधीश, न कोई ट्रायल, 6 महीने तक हम आपको ऐसे रखेंगे। अब 6 महीने तक तो आदमी की हवा खराब हो जाएगी। अब उसके बाद आप देखेंगे अगर पीछे हम प्लॉट चले तो पीछे क्या लिखा गया है? अगर ये तो उन्हें बता दिया 3 मास से अधिक। अब 3 मास से अधिक बंद करने के लिए फिर इसमें देखिए इसका उपक्लॉज लिखा गया है, ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। अब इतनी हमारे संविधान ने एक एक बात बेसिक कर दी है। इसका मतलब कोई रिटायर्ड आदमी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे वो भी एलिजिबल है बोर्ड का मेंबर होने के लिए।
कोई सिटिंग जज है, नॉर्मली सिटिंग जज खाली होता नहीं, फिर भी सिटिंग जज को बनाया जा सकता है। सिटिंग जज होगा या कोई एलिजिबल होगा। और हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता है? कहाँ अधिवक्ता हो? और और अब देखिए, ये सब बेसिक बातें आपको हवा है। ये अगर पेटीएम अच्छा करना है, इस सब बातों को आज ही बिल्कुल फिंगर टिप्स याद रखें। मैंने कितनी बार कहा, सारे आपके सवाल उस फंडामेंटल राइट तक आते हैं। और ये पढ़ने गलत तरीका है। बिला जो फंडामेंटल राइट पे इतना दम लगा रखा है, लगता है वकील ही बन जाओगे। अरे मेरे बच्चों, याद रखो, ध्यान में जितनी बेसिक बातें हैं, ये क्लास की बात नहीं, हर क्लास के बच्चों को नहीं पता है। अब हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। किसी उच्च न्यायालय या दो से अधिक उच्च न्यायालय में जब पीटी में पढ़ते हैं तो एक टर्म आएगा, मेंस की जरूरत ही नहीं इसकी। मेंस के लिए हम सीधा एप्लीकेशन पे जाएंगे। मेंस में क्या पूछ रहा है, आगे बता देंगे कि महिलाएं उच्चतम न्यायालय में आ जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। संविधान में लिखा ही नहीं है। मेंस का सवाल वहां जहां संविधान खत्म होता है। अब ध्यान से देखिए, अब सवाल सब बताएंगे आपको, टॉपिक खत्म होने दो। मेंस के सवाल में तो आपको संविधान पढ़िए न पढ़िए, कुछ सब एक बेसिक ढांचा आपको पता हो, अब लिख दीजिए। पीटी में शब्दों का खेल है, तो शब्दों के खेल बारीक तरीके से पढ़ेंगे और वाद के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे बच्चे बताओ, बहुत सवाल पूछते हो, बताओ पुत्र। देखो नहीं बता रहा है। बात किसी एक बच्चे की बात नहीं, किसी को नहीं पता होता ऐसे बेसिक बातें, इसीलिए पीटी फेल करते हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, अब एक से अधिक क्यों लिखा गया? 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा, उच्चतम न्यायालय में नहीं। ध्यान से पढ़ा जाता है, शब्दों पर बारीक तरीके से, हड़बड़ हड़बड़ नहीं। जल्दी जल्दी सवाल का उत्तर भी दे दे, फ्रेमिंग भी कर दे, पुछल्ले बता दे। लो, अरे माँ से पूछो, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, इसलिए लड़कियां ज्यादा गंभीर होती हैं। बायोलॉजिकली दे आर मोर मेच्योर, उनमें बड़ी गंभीरता होती है। अरे भाई, पेशेंस चाहिए आपको। तो आप देखो, एक या एक से, शब्दों पर ध्यान दो, एक से अधिक उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में नहीं। और पीटी में जाओगे तो हड़बड़ा जाओगे। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, क्या कहते हैं? सिली मिस्टेक हुई है। सिली मिस्टेक नहीं, सिली तरीके से पढ़ा हुआ है। हड़बड़ हड़बड़ पढ़ लिया, नॉलेज बहुत है, एक भी शब्द के बीच अंतर फासला पता ही नहीं। अब एक या अधिक उच्च न्यायालय में क्यों रखा गया? क्योंकि हमारे जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जज होता है वो दिल्ली हाई कोर्ट आएगा, शिमला हाई कोर्ट का जज होता है प्रैक्टिस करने के लिए। क्यों? सारे लफड़े कहाँ हैं? दिल्ली में। सारा झगड़ा तो मेट्रो में है, शिमला में थोड़ी है। सिक्किम हाई कोर्ट में आप वकील बनिए तो आप समझ लीजिए कि जीवन एकदम मजे से बिता रहे हैं। सिक्किम हाई कोर्ट में तो वकील बनने का कोई लफड़ा ही नहीं है, जीवन बिल्कुल मजे से बिता रहे हैं, तो वहां कोई झगड़ा ही नहीं है। वहां जज छुट्टी पे जाता है, 3 ही जज है कुल मिला के, जज के पास काम ही नहीं है। अगर लफड़ा होगा तब तो काम होगा। इसे कहा कि एक या अधिक उच्च न्यायालय में, कोई भी संविधान में चीज लिखी उसका लॉजिकल कारण है। पहला, आराम से पढ़िए, कोई भी चीज ऐसी नहीं लिख दी गई है, हर चीज का एक से दूसरे से रिलेशन बनता है। दूसरी बात, भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण किया हो, पीटी के लिए एज इट इज पढ़ना याद रखिएगा। उड़ती उड़ती चीज पढ़ेंगे फिर किस बन जाएंगे। भारत के न्याय क्षेत्र में 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद धारण किया, उसका मतलब है, अब न्यायिक पद कौन सा? तो सामान्यतः जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वही प्रमोट होकर कहाँ आता है? हाई कोर्ट में। ये न्यायाधीश होने की योग्यता है। जब किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो अब किसी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश की योग्यता क्या हो रहे हैं, या न्यायाधीश होने के लिए एलिजिबल है। तो हमारे जरा सोच के देखिए, कितने हाई कोर्ट के ऐसे जज है, इतने हाई कोर्ट के ऐसे वकील हैं जो बाकायदा 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जज बनने के योग्य है कि नहीं है? बने नहीं। आगे आपको बता देंगे, ये भी अजीब कहानी है। फलीस नरीमन, फलीस नरीमन कल मृत्यु हुई, आपने सुना होगा न्यूज में। बड़े प्रसिद्ध लॉयर थे। जब ये 37 साल में केशवान भारती केस लड़ रहे थे, तब लोगों ने उनसे कहा था, तभी कहते थे मैं जज बनना चाहता हूँ। सरकार ने कहा नहीं, हमारे 55 साल से पहले कोई जज नहीं बनता। और जब ये 55 साल के हुए, सरकार ने पूछा जज बन जाओ, उनका अब मेरा मन नहीं कर रहा है। हरीश साल्वे को सरकार ने कितनी बार पूछा जज बनना है,
हर साल में कहा नहीं बनना है। कमाल की बात है, हमें कोई पूछे ही नहीं रहा है। आप कह रहे हो सर ये बताओ सिपाही बनने को कोई पूछ नहीं रहा है। सिपाही के लिए 50 लाख वैकेंसी आ रही है, इसे टॉप पोजीशन हमेशा खाली होती है। तो जज नहीं बन पाए, इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ये तय करेगा कि 3 महीने से ज्यादा इसकी डिटेंशन रखा जाए या नहीं। तो 3 महीने से ज्यादा के डिटेंशन का प्रयोग सलाहकार बोर्ड करेगा। लेकिन अगर किसी को हमने हिरासत में ले लिया टाडा में, पोटा में, तो स्वाभाविक रूप में वो क्लाउज खत्म हो गया। इसे आप देखेंगे आर्टिकल 22 में कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, एक बात दूसरे को काटती है। एक बार कह रहे 3 महीने होगा, दूसरी बार कह रहे 3 महीने से ज्यादा होगा। दोनों बातें सरकार के हाथ में चली गई। फिर उसके बाद क्या लिखा गया, किसी उपखंड की कोई बात किसी अधिकतम अवधि से के लिए निरुद्ध किया जाएगा जो खंड 7, फिर यहाँ खंड 7 का उल्लेख आ गया। खंड 7 में खंड 4 का उल्लेख आ रहा है, खंड 4 में खंड 7 का उल्लेख आ रहा है। बात बड़ी सिंपल सी है। ऐसे व्यक्ति को और बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जा सकता। इस सारी बात का सारांश हम कैसे कह दें, सारी बात का सारांश ये है, जो लिखी गई है, जो बात लिखी गई है, और इसमें फिर ही बात कही गई, जो व्यक्ति नजरबंद होगा उसका अपना रिप्रेजेंटेशन करने को दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल आपको बता दें, देखिए फिर कहां कॉन्ट्रडिक्शन है। निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन दिए गए आदेश के अनुसार उनमें जब व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला यथाशीघ्र उस व्यक्ति को संसूचित करेगा। यानी क्या करेगा, संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर दिया गया है और आदेश के लिए यथाशीघ्र अवसर दिया जाएगा। आप याद रखिए, व्हेन पर्सन इज डिटेन्ड इन परसुएंस ऑर्डर एंड प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव अथॉरिटी मेकिंग द ऑर्डर शैल कम्युनिकेट ग्राउंड्स, आधार बताया जाएगा, कम्युनिकेट ग्राउंड। लेकिन एक खास बात है, लेकिन यहाँ क्या गया, अगर सार्वजनिक हित में के विरुद्ध हो तो आधार बताना जरूरी नहीं है। दोनों बातें फिर लिख दी गई। एक बार कह दिया गया किसी व्यक्ति को आधार बताया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक हित के खिलाफ हो तो आधार बताना जरूरी नहीं है, फिर काट दी गई। और यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यहाँ इस शब्द का उपयोग नहीं किया। आर्टिकल 22 में कहा गया है व्यक्ति को अपने पसंदीदा विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार होगा। यहाँ ही लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है कि व्यक्ति अपना पक्ष न्यायालय में रख सकता है। व्यक्ति को नजरबंद बनाए जाने के आधार बताए जाएंगे। इस सारे आर्टिकल को अगर संक्षेप में कर दें, इसलिए अगर केवल आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमेशा उलझते रहेंगे। इसका अब खंड 4, खंड 5, अरे भाई मैं वकील नहीं बनना है, आप याद रखिएगा। और दूसरी बात, ये भी आपको मैं लगातार बता दूं, जितने प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जो पेपर सेट कर रहे हैं, उनको इतने आर्टिकल ज्ञान नहीं है जहां हमारे पढ़ाई वाले टीचर ज्ञान है। एग्जाम के ओरिएंटेशन को देखें, उसका ओरिएंटेशन लगा है। अच्छा, कभी आप ध्यान से देखिए, जितने आर्टिकल के 4 से लेकर 7 क्लॉज तक पूछे गए, आज तक किसी एग्जाम में पूछा गया कि नहीं पूछा गया? भाई आप हाँ या ना आप बता दीजिए, शायद मैं ही गलत हो सकता हूँ। पूछा गया नहीं पूछा गया? नॉलेज क्यों चाहिए? दूसरी बात, धन विधेयक क्या है पूछा गया कि नहीं पूछा गया? उच्च नागरिक योग्यता क्या है, ये सब पूछा जाता है, हमें पता ही नहीं होता। तो जो हमने आर्टिकल 22 में पढ़ा उसका सारांश क्या है? पहला, आर्टिकल 22 में जो हमने पढ़ा उसका सारांश क्या है? निवारक नजरबंदी में जो खंड 4 से लेकर 7 तक बात बनाएगी, खंड 4 से लेकर 7 तक जो बात रखी उसका आधार क्या है? पहला, निवारक नजरबंदी में एक सलाहकारी बोर्ड होगा। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा बंदी बनाया जाना है, अब इसमें देखिए कई लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन बताते हैं जो बिना काम के होते हैं। जैसे अब 44वें संविधान संशोधन में कह दिया गया था कि समय 2 महीने का होगा, लेकिन वो कभी लागू हो नहीं पाया। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन याद रखने क्या फायदा है जिसका संविधान में लिखित नहीं, जो हुआ खत्म हो गया। ये सब ऐसे तरीके हैं जो बिला वजह इन्फॉर्मेशन ढोने के तरीके हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता। तो सलाहकारी बोर्ड होगा। अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज्यादा बंदी बनाया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए क्या होगा? सलाहकारी बोर्ड होगा। 3 महीने से ज्यादा बंदी बनाया जाएगा तो सलाहकारी बोर्ड होगा।
अगर किसी व्यक्ति को 3 महीने से कम है तो आवश्यकता है नहीं। दूसरा, उसे नजरबंदी के आधार बताए जाएंगे, उसे नजरबंदी के आधार बताए जाएंगे। अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा, वो अपने पक्ष को रिप्रेजेंटेशन करेगा। माइल्ड लैंग्वेज यूज की गई है। अपने मनपसंद विधि व्यवसायी के लेने का अधिकार नहीं होगा। क्या करेगा? अपना पक्ष रखेगा, अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। तीसरी, सलाहकारी बोर्ड होगा, अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। और अगला, नजरबंदी का आधार बताया जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के अगर सार्वजनिक हित के खिलाफ हो तो आधार बताना आवश्यक नहीं है। सार्वजनिक हित के विरुद्ध अगर कोई मामला हो, अभी कब सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा तो सरकार ही तय करेगी। सार्वजनिक हित के विरुद्ध आधार बताना आवश्यक नहीं है। यही सारे सारांश है। तो आप देखेंगे एज इट इज पढ़ेंगे तो खंड का 4 का 5, 3 का 7, उसके बाद फिर डी की बात है, यानी सलाहकारी बोर्ड होगा जो 3 महीने से ज्यादा तक के लिए बंदी बनाए रखेगा। नजरबंदी के आधार पर आधार बताए जाएंगे और व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। और सार्वजनिक हित के विरुद्ध आधार बताना आवश्यक नहीं है। अगर कोई सार्वजनिक हित के विरुद्ध हो तो आधार सरकार छुपा सकती है, और फिर कोई ऐसी विधि बना सकती है जहां 3 महीने से ज्यादा की नजरबंदी होगी, जैसे पोटा, जैसे टाडा। संसद कोई ऐसी विधि बना सकती है जहां नजरबंदी 3 महीने से ज्यादा के लिए होगी। तो 3 महीने से ज्यादा नजरबंदी के लिए संसद विधि बना सकती है। संसद विधि का निर्माण कर सकती है, विधि बना सकती है। यह है पूरा आधार। अब इसी में आलोचना है, प्रत्यालोचना है, उसके बड़े सारे प्रावधान है, तो उसका पक्ष भी हमें लिखना है। इसका मतलब है कि नजरबंदी के प्रावधान में दोनों दुधारी तलवार है। एक तरफ ये भी बताती है किसको नजरबंद किया जाएगा, दूसरी तरफ ये भी बता रही है कि नजरबंद अगर किया जाएगा तो स्वाभाविक रूप में क्या क्या सुविधा व्यक्ति को मिलेगी। कुल मिलाकर राज्य की शक्ति ही है। तो लास्ट हेडिंग आप लिख लीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा। फिर वही बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला हेडिंग है, राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्ति की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम व्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला पॉइंट। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में शांति काल में, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में शांति काल में निवारक नजरबंदी की कोई कल्पना ही नहीं है। और अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में शांति काल में निवारक नजरबंदी की कोई कल्पना ही नहीं है। निवारक नजरबंदी कोई कल्पना ही नहीं है, जबकि भारत के संविधान के भाग 3 में जबकि भारत के संविधान के भाग 3 में निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान इसलिए आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, इसलिए
आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से अधिकार वापस ले लेता है। भारतीय संविधान एक हाथ से अधिकार देता है और दूसरे हाथ से अधिकार वापस ले लेता है। एक हाथ से अधिकार देता है, दूसरे हाथ से अधिकार वापस ले लेता है। यह एक आवश्यक बुराई है। यह एक आवश्यक बुराई है। यह आवश्यक बुराई है क्योंकि वर्तमान मणिपुर हिंसा को देखा जाए, यह एक आवश्यक बुराई है क्योंकि वर्तमान मणिपुर हिंसा को देखा जाए, वर्तमान मणिपुर हिंसा को देखा जाए अथवा सीमा पार आतंकवाद की समस्या के समाधान हेतु या सीमा पार आतंकवाद की समस्या को देखते हुए सीमा पार आतंकवाद की समस्या को देखते हुए ऐसी कठोर विधियों का निर्माण आवश्यक है। ऐसी कठोर विधियों का निर्माण आवश्यक है। परंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह भी कहा गया है कि निवारक नजरबंदी की विधियां न तो सामान्य अपराधों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए, निवारक नजरबंदी की विधियां न तो सामान्य अपराधों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए और न ही विपक्षी दल के व्यक्तियों को न तो सामान्य अपराधों के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए और न ही विपक्षी दल के व्यक्तियों को हतोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। न विपक्षी दल के व्यक्तियों को हतोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। न तो विपक्षी दल के व्यक्तियों को हतोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। यही एक बॉटम लाइन है। लास्ट में निष्कर्ष आप लिख लीजिए इसी में। भारतीय राज्य की संप्रभुता के समक्ष भारतीय राज्य की संप्रभुता के समक्ष भारतीय राज्य की संप्रभुता के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिकारों को सीमित करना आवश्यक है। भारतीय राज्य के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिकारों को सीमित करना आवश्यक है। अधिकारों को सीमित करना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का विनियमन होना चाहिए। व्यक्ति की स्वतंत्रता की समाप्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का विनियमन होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का
विनियमन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, स्वतंत्रता समाप्त नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता समाप्त नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, 34 ये अपने आप में बड़े ही कठोर प्रावधान है। अब इसमें क्या किसको समझ में नहीं है वो पूछ सकता है। अब आर्टिकल 22 में ऐसा क्या है जो समझ में नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? जो प्रॉब्लम आप बताओ। बताइए। देखिए, संसद जो भी लॉ बनाती है, संसद के लॉ का कोई टाइम नहीं होता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है। ये संयोग की बात है कि सारे कानून समय के प्रसार रद्द किए गए क्योंकि इससे पॉलिटिकल डिस्प्यूट बहुत हुआ, मीसा का मिसयूज हुआ, टाटा के बारे में रिकमेंडेशन दिया गया, पोटा के बारे में बहुत आपत्तियां थी, कई बार पॉलिटिकल डिस्प्यूट हुआ। संसद के द्वारा बनाए गए कानून कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती कि भाई 2 साल के लिए बनेगा, 4 साल के लिए बनेगा। अब समय के पश्चात तो हट जाए कानून, एक अलग बात है, लिमिटेशन नहीं होता। कोई और समस्या है? किसको समझ में नहीं आ रहा है? क्या हमने बताया कि समझ में नहीं आ रहा है? कोई बताए क्या समझ में नहीं आ रहा है? अनुच्छेद 22 में लिखवा भी दिया नोट्स में, अब उसके अलावा जो नहीं समझ में आ रहा है बताइए।